आज के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। दोस्तों, अभी पिछले वीडियो में जहां हमने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया, जिसमें ग्रेविटेशन से रिलेटेड डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में हमने जाना, और उसी वीडियो में आपने दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स देखे। एक है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे आप स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेंड्स, ये स्मॉल जी या ये स्मॉल जी, दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म जिसे आप एक कांस्टेंट के फॉर्म में जानते हैं, और उससे आप कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी ये वाला कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत ही छोटा सा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। ये 10th से लेके 12th तक अक्सर इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसे डिराइव करने के लिए, रिलेशन निकालने के लिए आपसे कहा जाता है, और वो है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, यानी रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इन दोनों टर्म्स को अच्छे से आप समझ लें फ्रेंड्स पिछले वीडियो से, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो दोनों के बीच में। और फिर इसका रिलेशन निकालना, जो कि वेरी वेरी इजी है, वो मैं आपको यहां एक बार बता देती हूं कि कैसे आप रिलेशन निकालेंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जब आप जाएंगे तो उसमें बीच में ही हमने एक और चीज डिस्कस की थी। आपको वही सेम डायग्राम एक बार दिखा देते हैं, जिसे हमने इस डायग्राम में उसी फैक्ट को यूज किया है। और वो फैक्ट क्या था फ्रेंड्स, कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि अगर अर्थ सरफेस पे एक वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो अर्थ का जो रेडियस है वो बहुत बड़ा होगा एज कंपेयर टू डायमेंशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो साइज है इसके कंपैरिजन में अर्थ का रेडियस बहुत बड़ा होगा। अब अगर आपको जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये यूज करना हो, तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपने पढ़ा था फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट, दिस इज एफ। इसकी वैल्यू उन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, और दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम अर्थ और उसके सरफेस पे रखे किसी ऑब्जेक्ट के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहें, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करने के लिए हमें आर की जगह अर्थ के सेंटर से इस ऑब्जेक्ट के सेंटर तक की डिस्टेंस लेनी होगी। लेकिन अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल है, यानी हमें लेना क्या है, दिस वैल्यू प्लस दिस रेडियस। लेकिन ये रेडियस वेरी वेरी स्मॉल है, इसलिए हम इसको इग्नोर करके सिर्फ अर्थ का रेडियस ही ले लेते हैं फॉर द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। इन दोनों ऑब्जेक्ट यानी अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के लिए हम अर्थ का रेडियस ले लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को इग्नोर कर देते हैं। यही चीज फ्रेंड्स हमने यहां अप्लाई किया है। ये अर्थ जिसका सेंटर है O, और उस अर्थ के सरफेस पे वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट रखा है, जिस इस स्मॉल ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m से दिखाया है और अर्थ का मास कैपिटल M से दिखाया है। अब यहां अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करेंगे तो कायदे से हमें अर्थ के सेंटर से इस स्मॉल ऑब्जेक्ट के सेंटर तक की डिस्टेंस लेनी है। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट जो लिया है हमने वो अर्थ के कंपैरिजन में वेरी वेरी स्मॉल है, इसलिए इसके रेडियस को, इसके डायमेंशन को इग्नोर कर देंगे और दोनों ऑब्जेक्ट यानी अर्थ और स्मॉल ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस हम अर्थ के रेडियस के बराबर ले लेंगे। और इस फैक्ट को यूज करके अर्थ और उसके सरफेस पे रखे किसी ऑब्जेक्ट पे जब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करेंगे, तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगी उसी फोर्स से ये ऑब्जेक्ट अर्थ को अट्रैक्ट करता है। लेकिन चूंकि ये ऑब्जेक्ट वेरी वेरी स्मॉल है, इसका मास अर्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है,
इस वजह से अर्थ का अट्रैक्शन इस पे इफेक्टिव होगा, लेकिन इस ऑब्जेक्ट ने वही फोर्स अर्थ पे लगाया, पर अर्थ का मास ज्यादा है, इसलिए उस फोर्स का अर्थ पे कोई भी नोटिसेबल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट को आप एक्सीलरेशन से देख सकते हैं। सोचिए फ्रेंड्स, अगर F फोर्स इस पे लगा और इसने F फोर्स इस पे लगाया, तो इस पे हम एक्सीलरेशन अगर निकालना है स्मॉल ऑब्जेक्ट पर, आप लिखेंगे F इज इक्वल टू एम ए, यानी स्मॉल m इंटू ए। F इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू ए, तो उसको सॉल्व करिए अगर, तो A इज इक्वल टू F अपॉन स्मॉल m, यानी इसका एक्सीलरेशन मिल जाएगा। और अगर वही चीज अर्थ पे लगाएं, यानी अर्थ पे जो इसने एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया वो F अपॉन कैपिटल M, तो कैपिटल M स्मॉल m से बहुत बड़ा है, इसलिए अर्थ पे जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ वेरी वेरी स्मॉल, यानी नेग्लिजिबल। इसलिए हम सीधे कह देते हैं कि अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट ने अर्थ पे फोर्स लगाया, उसको नेग्लिजिबल इफेक्ट मान करके इग्नोर कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, अगर हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करें दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी अर्थ और स्मॉल ऑब्जेक्ट के बीच में, तो अर्थ ने स्मॉल ऑब्जेक्ट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, उसकी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से वैल्यू आएगी कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर। दिस r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। और इस डायग्राम के बारे में यहां एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया। अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R। अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m is on the surface of the earth. From the universal law of gravitation, the force of attraction between the earth and the body is, यानी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा अर्थ ने इस ऑब्जेक्ट पे लगाया, उसकी वैल्यू हमें मिल गई F इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। फ्रेंड्स, here the gravitational force due to a sphere, gravitational force due to a sphere on a mass outside it, यानी किसी स्फीयर, किसी गोले की वजह से, जैसे अर्थ को हमने नियर अबाउट स्फेरिकल होता है तो हमने स्फीयर मान लिया, और किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की वजह से इस ऑब्जेक्ट के बाहर रखे, यानी सरफेस पे या उससे ऊपर किसी अदर ऑब्जेक्ट पर अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स लेना है, तो इस केस में द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अ स्फीयर ऑन अ मास outside it acts as if the entire mass of the sphere is concentrated at its center, यानी जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है इसकी वजह से किसी सेकेंड ऑब्जेक्ट पर जो कि स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से बाहर है, जैसा कि इस केस में अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना चाहें तो हमारा ये स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है जैसे कि इसका टोटल मास इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। इसीलिए हमने, क्योंकि हमने ग्रेविटेशनल लॉ पॉइंट ऑब्जेक्ट्स पे फंक्शन करता है, तो अर्थ तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, अब हमने इसका पॉइंट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इसको लेकर के गए, यानी टोटल मास कहां पे कंसंट्रेटेड हमें लगा, सेंटर पर, तो इस सेंटर से इसके सेंटर तक की हमें डिस्टेंस लेकर के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करना है। तो इस केस में हमें ओ सेंटर पर अर्थ का टोटल मास कैपिटल M कंसंट्रेटेड अपीयर होगा, ऐसा आपको इफेक्ट मिलेगा, जिसके बेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया गया। नाउ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी F, ग्रेविटी क्या, वो फोर्स जिससे अर्थ अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। और फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने देखा था कि M ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी, M मास के स्मॉल ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अगर हमें लेना है तो आप क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू G, F इज इक्वल टू ma, न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने यहां यूज किया फॉर्मूला, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g होता है, यानी इस ऑब्जेक्ट का मास इंटू स्मॉल g अगर करें तो वो हमें देगा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। अब देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी निकाल सकते हैं, और न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया तो ग्रेविटेशनल फोर्स आया F इज इक्वल टू m इंटू g। तो इसका मतलब इन दोनों इक्वेशंस में लेफ्ट साइड तो एक ही बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट मीन्स राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए।
इसलिए इन दोनों इक्वेशन के राइट साइड को हमने इक्वल रख लिया। और जब राइट साइड को आप इक्वल ले लेते हैं तो इसमें देखिए ये स्मॉल m और ये स्मॉल m सेम वैल्यू है, कैंसिल आउट हो जाएगा और स्मॉल g और कैपिटल G के बीच हमें रिलेशन मिल जाएगा। स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M यानी मास ऑफ द अर्थ अपॉन r स्क्वायर यानी रेडियस ऑफ द अर्थ। ये स्मॉल g ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G के बीच का रिलेशन हो गया। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियोस आपके लिए लाभदायक है, बेनिफिशियल है, तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।